तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को समझना। ठीक है, तो लेक्चर की स्टार्टिंग में वी विल डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी कभी भी कोई भी वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है तो हम उसको बोलते हैं कि एक तरह से एनर्जी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस सपोज एक वेव इस तरह से जा रही है एंड यहां पर हमारे पास में एक पार्टिकल है। जब ये वेव पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इनिशियली ये पार्टिकल इस वेव को फॉलो करेगा। मतलब सबसे पहले इस वेव का ये वाला पॉइंट इस पार्टिकल के साथ में स्ट्राइक करेगा तो ये पार्टिकल यहीं रहेगा। फिर ये वाला पॉइंट जब स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल यहां आएगा। फिर ये वाला पॉइंट जब स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल और नीचे आएगा। आफ्टर दैट ये वाला पॉइंट स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल ऊपर आएगा। ये वाला पॉइंट स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल और ऊपर जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्जर्व कि ये पार्टिकल इनिशियली नीचे आया और उसके बाद ये पार्टिकल ऊपर गया, और जो वेव इस पार्टिकल के ऊपर पड़ रही थी वो वेव भी इनिशियली कैरी डाउनवर्ड हो रही थी और उसके बाद ये वेव ऊपर की तरफ जा रही थी। तो यहां से हम एक प्रिंसिपल बना सकते हैं कि जब भी कभी भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर कोई भी वेव स्ट्राइक करती है तो वेव उस पार्टिकल को एनर्जी देती है, और क्योंकि इस वेव ने सबसे पहले इस पार्टिकल को नीचे की डायरेक्शन में एनर्जी दी तो ये पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में गया। फिर इसको ऊपर की डायरेक्शन में एनर्जी मिली तो ये पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में गया। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि ये वेव नहीं, ये एनर्जी हो रही है प्रोपगेट, एनर्जी प्रोपगेटिंग। प्रोपगेटिंग का मतलब होता है ट्रेवलिंग। ठीक है ना, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अक्सर हम ऐसा बोलते हैं जब भी कोई भी एनर्जी जैसी चीज या स्मॉल पार्टिकल्स जैसी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है, दे आर प्रोपगेटिंग, नॉट ट्रेवलिंग। ठीक है, ओके। अब मान लिया जाए कि इस पार्टिकल के ऊपर एक वेव नहीं पड़ रही, मतलब एक की बजाय 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से वेव्स पड़ रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 वेव्स ले लेते हैं। तो यदि इस पार्टिकल के ऊपर 2 वेव्स पड़ रही हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, तो उस समय ये पार्टिकल किधर को मूव करेगा? तो एक छोटी सी बात मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये जो वेव हमारे पास में प्रोपगेट कर रही थी, ये वेव का जो एम्पलीट्यूड था बेटा, वो एम्पलीट्यूड था a। ठीक है जी, तो इसी कारण से ये जो पार्टिकल भी नीचे गया ये ओनली a डिस्टेंस तक ही नीचे गया। ठीक है ना, फिजिक्स की लैब्स में हमने किसी भी पार्टिकल्स को इस तरह से एनर्जी वाली वेव्स प्रोवाइड करके नोटिस किया कि अगर ये वाला पार्टिकल a एम्पलीट्यूड वाला है और ये वाला पार्टिकल भी a एम्पलीट्यूड वाला है, तो ये वाले पार्टिकल के ऊपर ये वाली वेव जो एनर्जी देगी वो ऊपर की डायरेक्शन में देगी, ये वाली वेव भी जो इसको एनर्जी देगी वो ऊपर की डायरेक्शन में देगी। तो एज अ रिजल्ट ये जो पार्टिकल होगा ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और कितने एम्पलीट्यूड से जाएगा, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट ये करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, 2a की डिस्प्लेसमेंट करेगा। एंड सिमिलरली अगर ये वाली जो वेव है ये नीचे की डायरेक्शन में आई और ये भी नीचे की डायरेक्शन में आई, मतलब इसके बाद इसको नीचे ही तो आना है ना, तो उसके बाद ये नीचे जाएगा और अगेन इसने a नीचे धकेला और इसने भी नीचे कितना धकेला, a डिस्टेंस जितना, तो ये कितना नीचे चला जाएगा, 2a। ठीक है ना, तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर इस पार्टिकल के ऊपर इस वेव का और इस वेव का इफेक्ट सुपर इंपोज हो गया, मतलब मिलकर इफेक्ट इस पार्टिकल के ऊपर इन दोनों वेव्स का शो हुआ। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन। जब भी कभी भी एक इफेक्ट के साथ साथ में ही दूसरा इफेक्ट भी नोटिस किया जाए, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज सुपरपोजिशन। ठीक है ना, तो अब सुपरपोजिशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्लियरली मैं इस
बोर्ड के पार्ट पे आपको दिखा रहा हूं। लेट अस सपोज एक वेव इस तरह से मूव कर रही है और दूसरी वेव भी इसी तरह से ही मूव कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको +2 में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपने यहां पर अब ये नोटिस करना है कि ये जो पार्टिकल है जिस पर ये वाली वेव और ये वाली वेव पड़ रही है, उसका क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट पड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पार्टिकल नीचे कितना जाएगा, मान लो इसका एम्पलीट्यूड इज ए और इसका ऑल्सो एम्पलीट्यूड इज ए, तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा 2a जितना। आफ्टर दैट इसका एम्पलीट्यूड इज अगेन a एंड इसका एम्पलीट्यूड इज अगेन a, तो ये पार्टिकल ऊपर कितना जाएगा, अगेन 2a जितना। तो जब भी कभी भी दो वेव्स, मतलब वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2 की क्रेस्ट के साथ में इस पार्टिकल को प्रोवाइड की जाए, ट्रफ के साथ में इस पार्टिकल को प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। हम हमेशा नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट के साथ में क्रेस्ट इस पार्टिकल को प्रोवाइड किया जाए, ट्रफ के साथ में ट्रफ इस पार्टिकल को प्रोवाइड किया जाए, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो सुपरपोजिशन हुई ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई, ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई। गॉट इट। अब बेटा अगली बात, अगर कभी भी एक वेव इस तरह से प्रोवाइड की जाए और दूसरी वेव इस तरह से प्रोवाइड की जाए इस पार्टिकल को, तो व्हाट वी विल नोटिस कि ये वाला डिस्टेंस है a और ये वाला डिस्टेंस है -a। तो ये इसको ऊपर धकेलना चाहता है, ये इस पार्टिकल को नीचे धकेलना चाहता है, तो इन दोनों का ही इफेक्ट क्या हो जाएगा, निगलिफाई हो जाएगा, मतलब a - a विल बी इक्वल टू 0। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू कि ये वाला जो वेव का एनर्जी है ये इसको ऊपर भेजना चाहता था, ये वाली वेव की एनर्जी इसको नीचे भेजना चाहती थी, तो इसीलिए ये दोनों का इफेक्ट निगलिफाई हो गया और ये पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं हुआ। दैट मीन्स कि एनर्जी कैंसल्स, तो ऐसे में हमारी एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख लिया, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख लिया। अब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के अंदर जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का कितना एम्पलीट्यूड था, 2a था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a जितना है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, 0 जितना है, ठीक है ना। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। फटाफट आप इसके नोट्स बना लीजिए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, तो नाउ अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई भी जो एनर्जी होती है वेव के द्वारा जो प्रोपगेट कर रही होती है, वो जब दूसरे मीडियम के इंटरफेस के ऊपर पड़ती है तो किस तरह से उसमें रिफ्लेक्शन होती है और किस तरह से उसमें ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये जो वेव है ये इस तरह से जा रही थी, ठीक है, मतलब ये वेव है, ये इस तरह से प्रोपगेट करती हुई जा रही थी। इसके बाद में इनिशियली ये रेयर मीडियम में थी और इसके बाद में हमने इसको डेंसर मीडियम में इंपोज करवाया। अब ऑलरेडी आप एक बात जानते हैं कि जब भी कभी भी कोई भी वेव मूव करती है, ठीक है, तो वेव मूव करने का ये मतलब है कि इनिशियली एनर्जी का ये वाला पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, ये वाला पार्टिकल उससे नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट पे था, ठीक है। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम वी विल रियलाइज कि ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगी, ये वेव इस तरह से बढ़ जाएगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये वाला पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा और ये वेव इस तरह से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी के फ्लो करने का तरीका होता है, ये एनर्जी के फ्लो करने के तरीके को ही हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो उसी प्रकार से ये वेव इस तरह से फ्लो कर रही थी। जैसे ही हमने इस वेव को इंपोज किया डेंसर मीडियम के अंदर, याद रखना डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के।
तो अगर वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो जब वेव उनके अंदर स्ट्राइक करेगी तो उस वेव की कोलिजन्स ज्यादा होगी, मतलब वो जो एनर्जी के पार्टिकल्स हमारे डेंसर मीडियम में जाएंगे तो उनको ज्यादा टक्करें फेस करनी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा उनको टक्करें फेस करनी पड़ेंगी उतनी ही ज्यादा उनमें एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी कभी भी हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो एक तरह से साउंड वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड वेव्स जब एयर के अंदर फ्लो करती हैं तब तो इनकी वेलोसिटी प्रॉपर रहती है, पर जैसे ही हम कोई साउंड वेव वाटर के अंदर फ्लो करवाएं, मतलब हम कुछ पानी के अंदर जाकर बोलें तो वो साउंड वेव्स प्रॉपरली फ्लो नहीं करती, इसीलिए वाटर के अंदर जाकर हम कभी भी आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं, डेंस होने के कारण उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। तो यहां पर भी हमने यही चीज नोटिस की कि जैसे ही हमारी वेव डेंसर मीडियम, मतलब पानी जैसे डेंसर, पानी जैसे भारे मीडियम के साथ में स्ट्राइक करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड लो हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसका एम्पलीट्यूड यहां पर लो हो जाएगा और होगा ये कि जब वो पानी जैसे भारे मीडियम के साथ में स्ट्राइक करेगी तो कुछ रिफ्लेक्शन भी होगी। अब ये रिफ्लेक्शन को मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूं। पहले आप ये वाला पार्टिकल देखिए, जब वेव का ये वाला पार्टिकल इस पानी वाले मीडियम के साथ में टकराया तो इस वाले पार्टिकल को रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में मिली, मतलब ये वाला पार्टिकल इधर जाना चाहता था ना, तो इस पानी वाले भारे मीडियम ने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, अब हम अगले पार्टिकल की बात करते हैं। ये अगला पार्टिकल इस पानी की दीवार के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब यहां पर फोर्स लगा रहा था, तो इस पानी की दीवार ने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल दिया। तो होगा ये जितने भी ये पार्टिकल्स हैं इनको ये पानी की दीवार, ये जो इंटरफेस हमने क्रिएट किया है बिटवीन रेयर टू डेंसर मीडियम, ये इंटरफेस इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमेशा इस सबक को अपने दिमाग में बिठाकर रखना कि जब भी कभी भी बेटा रिफ्लेक्शन होती है रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो उस रिफ्लेक्शन के अंदर यदि तुम्हारी वेव ऐसे जा रही थी तो तुम्हें रिफ्लेक्टेड वाली जो वेव है वो ऑपोजिट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कभी भी हम दीवार के साथ में टक्कर इस तरह से करते हैं तो दीवार हमें इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को। तो ये जो ब्लू डॉट्स में मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना। ऊपर भी ब्लू कलर ही है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है और इस मीडियम में जो वेव हमारी फ्लो की दैट इज ट्रांसमिटेड मीडियम। अब आपको जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहले तो पूछा जाता है इस रिफ्लेक्टेड वाली वेव का डायग्राम, ठीक है ना। तो ये डायग्राम मैंने एकदम आपको क्लियर कर दिया कि जब भी कभी भी एनर्जी इस तरह से फ्लो करती है और इंटरफेस के ऊपर पड़ती है तो कुछ वेव ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यदि तुम्हारा मीडियम रेयर टू डेंसर है तो रिफ्लेक्टेड वाली जो वेव तुम्हें प्राप्त होगी वो इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होगी, ठीक है। ओके, अब ये रिफ्लेक्टेड वाली जो वेव है, ये वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो लगभग सेम होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है पर वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। ओके, पर जो डेंसर मीडियम के अंदर हमने वेव भेजी है, जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा डेंसर मीडियम में एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। एनर्जी का लॉस होने के कारण वो जो हमारी वेव है वो अब कम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो रिफ्लेक्टेड वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, परंतु उसका जो फेज चेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई फेज चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं एकदम आपको क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, जो जनरली हमारा वेव का नॉमेनक्लेचर होता है उसमें आपने पढ़ा था कि ये वाले एंगल को हम हमेशा 0 लेते हैं, ये वाले एंगल को हम हमेशा π/2 लेते हैं, ये वाले एंगल को हम हमेशा पाई लेते हैं, और ये वाले एंगल को अगेन 3π/2 लेते हैं, और ये वाले एंगल को हम 2π लेते हैं। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर, सबको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। अब अगली बात, हुआ क्या, हमने इसको क्रेस्ट प्रोवाइड किया, मतलब सॉरी, हमने इसको ट्रफ प्रोवाइड किया और इसने हमें रिफ्लेक्शन के तौर पे क्या प्रोवाइड किया, क्रेस्ट प्रोवाइड किया। मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम में हम क्रेस्ट प्रोवाइड, ट्रफ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें ट्रफ मतलब क्रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मिक्स हो रहा है, आप समझ लेना। ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया कि हमने इसको ट्रफ प्रोवाइड कर दिया और इसने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, क्रेस्ट प्रोवाइड कर दिया।
और क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में कितना फेज चेंज होता है। आप देख सकते हैं इसका फेज है π/2 और इसका फेज है 3π/2। यदि आप 3π/2 में से π/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 2π/2 दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है जी। तो इसीलिए जब भी कभी भी रेयर टू डेंसर मीडियम में वेव यानी कि एनर्जी फ्लो करती है तो हम क्रेस्ट पाते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं, ट्रफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारा फेज चेंज कितना हो जाता है, पाई फेज चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा ट्रांसमिटेड वेव की। ट्रांसमिटेड वेव में सबसे पहली चीज तो ये नोटिस की गई, जो हमें वेव प्राप्त हुई उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम हो चुका है, क्योंकि वो वेव की एनर्जी भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अगली बात हमने नोटिस की कि इसका जो वेवलेंथ है, अब वेवलेंथ वर्ड को मैं क्लियर कर रहा हूं। लेट अस सपोज आपकी एक वेव ये है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो लेंथ होती है दिस इज नोन एज वेवलेंथ, और इसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब आपकी कॉमन सेंस आपको यही बताएगी कि इनिशियली हमारी वेव ऐसे थी तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ क्या थी, ज्यादा। फाइनली हमारी वेव ऐसे हो गई तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है जी। अब अगली बात, जिस डायरेक्शन में हमारी इनपुट वाली वेव जा रही थी, मतलब हमारी प्रोग्रेसिंग वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये जो ट्रांसमिटेड वेव है इसने हमारी डायरेक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। ये ट्रांसमिटेड वाली वेव भी बेटा इसी डायरेक्शन में ही जा रही है। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात, ऑब्वियसली क्योंकि ये डेंसर मीडियम में गई है तो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अब एक सबसे स्पेशल बात, इसको कभी मत भूलना कि अगर पहले एक सेकंड में हमारी 4 वेव्स बन रही थी तो ट्रांसमिट होने के बाद भी, भले ही यहां पर वाटर वाला मीडियम हो जाए, भले ही यहां पर जितना मर्जी डेंसर मीडियम हो जाए, ट्रांसमिट होने के बाद भी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब एक सेकंड में उतनी ही वेव्स ट्रेवल करेंगे। सो अगर रेयर मीडियम में एक सेकंड में 4 वेव्स जा रही हैं तो इसमें भी एक सेकंड में 4 ही वेव्स जाएंगी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट अगली बात, जो फेज है वो भी सेम रहेगा, ये तो मैंने बता ही दिया, इसने फेज को कोई ऑब्स्ट्रक्ट किया ही नहीं। ठीक है, अब जरा डिस्कशन करते हैं, यदि मैं रेयर टू डेंसर की बजाय डेंसर टू रेयर में वेव को प्रोपगेट करता हूं। ठीक है ना। लेट अस सपोज ये वेव इस तरह से जा रही है। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वेव जब भी प्रोपगेट करती है तो उसके प्रोपगेट करते समय, ये इरेज हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जब भी वेव बेटा प्रोपगेट करती है तो उसके प्रोपगेट करते समय हम ये नोटिस करते हैं कि इनिशियली ये वाला पार्टिकल टॉप पे होता है, ये वाला नीचे होता है, ये वाला नीचे होता है। एट वेरी नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम ये वाला पार्टिकल टॉप पर आ जाता है, ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाता है, ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी वेव क्या बन गई, कुछ इस तरह से बन गई। तो आपने नोटिस किया कि मेरी वेव यहां से यहां आगे को बढ़ गई, है ना। तो यही तरीका होता है प्रोपगेट करने का। ओके, इसके बाद अगर आप नोटिस करो, फिर ये वाला पार्टिकल टॉप पे चला जाता है, ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाता है, ये वाला पार्टिकल और नीचे, तो हमारी वेव और आगे बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो दिस इज द वे ऑफ प्रोपगेटिंग अ वेव। इसी तरह से हमारी वेव प्रोपगेट करते करते जा रही है, परंतु अब ये वेव डेंसर मीडियम में जा रही थी। जैसे ही ये वेव रेयर मीडियम में जाएगी, मतलब हो सकता है यहां पर पानी हो और यहां पर एयर हो, तो जैसे ही वेव ये रेयर मीडियम में जाएगी, यू विल रियलाइज कि इस वेव का एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ गया। तो अगर कोई भी आपसे सवाल पूछे कि पानी के अंदर किसी भी तूफान, जो भी ओशियंस में तूफान आते हैं, उसकी आवाज पानी के अंदर ज्यादा आती है या फिर पानी के बाहर ज्यादा आती है, आप बोलोगे पानी के बाहर ज्यादा आती है, क्योंकि बाहर कौन सा मीडियम है भाई, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में जैसे ही वो वेव पहुंचती है, साउंड वेव जैसे ही वो पहुंचती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जरा रिफ्लेक्शन की, क्योंकि मेन टॉपिक तो अपना रिफ्लेक्शन ही है ना। हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सबसे पहले ये वाला पार्टिकल स्ट्राइक करता है।
मान लो इस वेव का ये वाला पार्टिकल स्ट्राइक किया, ये रेयर मीडियम के पार्टिकल्स बहुत हल्के थे, उनमें इतना दम ही नहीं था कि वो इस पार्टिकल को वापस इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दें। समझ गए ना? यहां पर क्या हो रहा था, ये रेयर मीडियम के पार्टिकल्स डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स के साथ में टकरा रहे थे, उनमें इतना दम था कि वो इसको उल्टी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दें, तो उन्होंने किया, परंतु इनमें इतना दम ही नहीं है कि ये इसको उल्टी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दें। तो ये क्या करेंगे, ये उसको उसी ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो मैंने डॉटेड ब्लू लाइन बनाई है ना, ये डॉटेड ब्लू लाइन क्या दिखा रही है, ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही है, ठीक है ना। ये डॉटेड ब्लू लाइन शोज रिफ्लेक्शन। तो आपने यहां पर क्या देखा कि यहां पर जो रिफ्लेक्टेड वाली वेव है, इसका फेज चेंज ही नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और शायद इसी क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन के कारण मैं आपको ये इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अगर मैं नॉर्मली आपको बोलता कि डेंसर टू रेयर में फेज चेंज नहीं होता तो शायद आपको समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। ओके, अब अगली बात, जैसे ही वो वेव रेयर मीडियम में गई, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पर फिर से एक बात का ध्यान रहे कि फेज में चेंज नहीं हुआ, मतलब इनिशियली ये वेव ऐसे पड़ी और फिर ये ऊपर ही जाना चाहती थी और रेयर मीडियम में भी ये ऊपर ही गई, ठीक है ना। सो ना ही इधर फेज में चेंज हुआ, ना ही इधर फेज में चेंज हुआ, ठीक है। पर हमने ये नोटिस किया कि रेयर मीडियम में जाते सारी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। अब ये वेव्स भी बड़ी बड़ी बनने लगी हैं, तो वेवलेंथ भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है जी। अब समय आ गया इनकी इक्वेशंस की डिस्कशन करने का। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी वेव की जो इक्वेशन होती है वो a sin kx माइनस ओमेगा टी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है जी। मतलब अगर कोई भी वेव हमारी बन रही है तो उसकी हमें इक्वेशन यदि लिखनी है तो हम उसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। यहां पर बेटा a शो करता है एम्पलीट्यूड, साइन शो करता है वो फंक्शन, k शो करता है वेव नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। ओमेगा शो करता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और t शो करता है टाइम, ठीक है ना। अगर कोई भी वेव हमारी चल रही है उसकी इक्वेशन इससे डिनोट होती है। पिछली क्लासेस में हमने डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या, जो हमारी रिफ्लेक्टेड वाली वेव है, मतलब हमने वेव ये भेजी, हमारी जो रिफ्लेक्टेड वाली वेव है वो ये है। तो अगर बेटा हमारी रिफ्लेक्टेड वाली वेव ये है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी a sin kx माइनस ओमेगा टी। आप बस इतना नोट कर लो कि ये रिफ्लेक्टेड वाली वेव और हमारे द्वारा प्रोवाइड वाली वेव के बीच में फेज एंगल कितना है, फेज चेंज कितना है, इसमें फेज चेंज है पाई का। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसके साथ में किसको ऐड कर देंगे, पाई को ऐड कर देंगे। अब सबको ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा रूल तो मालूम ही है ना कि साइन 180 प्लस थीटा को हम हमेशा क्या बोलते हैं, माइनस साइन थीटा। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यदि आप इस पाई के बिना बात करना चाहते हो तो इस पाई के बिना बात करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा रूल लगाना पड़ेगा कि साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया ना। ओके, अब ये माइनस साइन ने आपको क्या दिखाया, इसने आपको दिखा दिया कि जो हमारी दी जाने वाली वेव थी और जो हमारी रिफ्लेक्टेड वाली वेव है बेटा, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ गए ना, दी जाने वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वाली वेव की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये किसने शो कर दिया, नेगेटिव साइन ने शो कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं डेंसर टू रेयर वाले के लिए। ये हमने ऊपर वाले के लिए बात की थी, अब डेंसर टू रेयर वाले के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो वेव हमने प्रोवाइड की है वो तो a साइन kx माइनस ओमेगा टी ही है, परंतु हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव हमें मिली है वो भी सेम टू सेम उसी को ही फॉलो कर रही है। तो बेटा उसमें कोई भी फेज चेंज नहीं है। तो अगर उसमें कोई भी फेज चेंज नहीं है तो हम रिफ्लेक्टेड के लिए क्या लिखेंगे, a साइन kx प्लस ओमेगा टी। क्यों मैंने प्लस लिखा, क्योंकि बेटा हमारी जो प्रोग्रेसिंग वाली वेव थी उसकी डायरेक्शन ये थी,
परंतु हमारी जो रिफ्लेक्टेड वाली वेव है उसकी डायरेक्शन तो ये है ना, मतलब मेरी रिफ्लेक्टेड वाली वेव तो ऐसे ऐसे आ रही है ना, तो एक तरह से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने के लिए ये एंगुलर वेलोसिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने अच्छे से अपने दिमाग में एक रूल बैठा लिया कि कभी भी अगर हम जो वेव देंगे उसकी इक्वेशन लिखनी है तो उसको हम लिखेंगे a sin kx माइनस ओमेगा टी से। कभी भी अगर रिफ्लेक्टेड वाली वेव होगी तो उसके माइनस की प्लेस पर हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम जो वेव दे रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड वाली वेव इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी के ही साथ में आपको प्रॉपरली समझ में आ गया रिफ्लेक्शन के बारे में। वीडियो को 1 से 2 बारी सुने, ठीक है, ताकि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं, और यही डायग्राम्स आप अगर पेपर में बनाकर आते हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।